नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान की दाखिली सियासत एक दिलचस्प मरहले की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि सियासत को दिलचस्प बनाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कुछ हो जाए पाकिस्तान में, या एक खौफ जो है सियासत का पैदा किया जाए। अब से चंद लम्हे पहले, अब से चंद मिनट पहले मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके भी मैं नुक्ते आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले वो इंतहाई दिलचस्प किस्म का बयानिया है जो बिलावल जरदारी भुट्टो ने एक दिन पहले ये कहा। उन्होंने ये दावा किया कि बहुत जल्दी पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान में आने वाली है। ज़रा सुनते हैं। पीपी का हुकूमत आ रही है, सबको नजर आ रहा है कि पीपी का हुकूमत आ रही है। इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। हम खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सबको नज़र आ रहा है कि पीपीपी की हुकूमत, ये बीबी की हुकूमत जो है वो आने वाली है। हकीकत यह है कि किसी को भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अमरीकी सफारतकार बहुत ही ज़्यादा मुतहरक है पाकिस्तान में। जगह जगह वो अहम शख्सियात से, अहम लीडरान से, अपोजिशन हो, जगहों पर हो, अमरीकी सफारतकार मुलाकातें करते नज़र आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर या एडवाइज़र आप कह लें उनको, शौकत तरीन साहब वाशिंगटन में हैं, और वाशिंगटन में उनकी मुलाकातें, दावा किया गया पहले कि कोई अच्छी नहीं चल रही IMF के साथ, और ज़ाहिर कि अमेरिका का दबाव है, और अब ख़ुद शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि नहीं, मुलाकातें इतनी बुरी नहीं जा रही। पाकिस्तान की मईशत की गिच्ची जो है, पाकिस्तान की मईशत का कंट्रोल जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में नज़र आता है, और दूसरी तरफ अमरीकी सफारतकार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं। यही वो सिचुएशन है जिसके दरमियान में मौलाना के पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में क्या तकरीर की। रियासत मदीना का दिन रात नाम लेने वाले उन्होंने फिर महंगाई का एक और सैलाब में आवाम को डुबो दिया है। बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। IMF अभी भी इनके साथ राजी नहीं हुआ और वो मजीद शिकंजे में लाना चाहता है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को शिकंजे में लाना चाहता है। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है। अगर ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था तो हुकूमत के वज़रा पूरा दिन यही एक्सप्लेनेशन देते रहे हैं कि महंगाई की बुनियादी वजह इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उसमें इजाफा है। वो टुकड़े भी मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब से चंद मिनट पहले, कह लीजिए कि पिछले 10-12 मिनट में, मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि PDM 20 अक्टूबर से महंगाई के खिलाफ एक तहरीक का, एक हिमागीर मुल्की तहरीक का आगाज़ कर रही है। बुध से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। PDM ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को भी मौलाना का कहना है कि मुस्तरद कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहिए, आम इंतखाबात चाहिए। नैब हमेशा हुकूमत के मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। मुजाहरे होंगे, रैलीज होंगी, और मौलाना और हुकूमत की तमाम इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह सबको भी अपोजिशन जो है वो मुस्तरद करती है। यूँ अब आपको PDM के अंदर नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी और PDM की जमातों के दरमियान एक आपको कॉमन कंसेंसस या एक इत्तेहाद सा नज़र आता है। और इसी समय में हम देख रहे हैं कि एक धड़ा बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जाम कमाल साहब की हुकूमत को गिराने में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आता है। सो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं, हुकूमत बचेगी जाएगी, इन सब चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे तहरीक इंसाफ के सेनेटर जनाब ऑन अब्बास साहब भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मायनाज पॉलिटिकल कमेंटेटर, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट, इससे पहले एडिटर नेशन रह चुके हैं, डिजिटल मीडिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चीफ एडिटर हैं जनाब सलीम बुखारी साहब। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सईद काजी साहब, जो कि प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर और एनालिस्ट हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। सेनेटर ऑन अब्बास, अगर मैं आपकी तरफ आ सकूं, क्यों अचानक लगने लग गया है कि आपकी हुकूमत जो है वो लड़खड़ा रही है, हिल रही है, उसके तमाम दुश्मन जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक साजिश का सा माहौल बन रहा है, कहीं बलूचिस्तान में, कहीं PDM की शक्ल में, कहीं पीपल्स पार्टी के दावों में, क्या हो क्या रहा है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डॉक्टर साहब, वैसे ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये कोई आज की नहीं है, ये पिछले 3 साल की हैं। अब 2018 से इसको ज़रा स्टडी करना शुरू करें तो एक अजीब से मंतक होती है। और ऑपोजिशन हर मंडे को, यानी कि संडे शाम को, मंडे वाले सुबह दिन एक नया एक्ट ऑफ नॉन इशू को उठाती है और फ्राइडे को वो डाई डाउन कर जाता है। आप पिछले 6 हफ्तों को उठा के देख लीजिए। इस हफ्ते IMF और महंगाई से शुरू हो रहा है, पिछले हफ्ते वो नोटिफिकेशन का इशू था, उससे पिछले हफ्ते इन्होंने EVM मशीन NAB के चेयरमैन और अमेंडमेंट की गुफ्तगू की, उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स और EVM मशीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इशू था, उससे पहले PMDA का इशू है। हफ्तावार एक सीरीज चलाई जाती है नॉन इशू के ऊपर, और जुम्मे की रात एग्जैक्टली आप इसको थोड़ा सा खुद ही स्टडी कर लें, जुम्मे की रात को वो बिल्कुल डाई डाउन हो जाता है। वीकली ऑपोजिशन का ये जो ट्रायल है ना हुकूमत का, आई थिंक पीपल आर फेड अप विद दिस। उनके पास जो रियल एजेंडा एक ऑपोजिशन का जो होता है, जो हर जमहूरी मुल्क में होता है, आई थिंक वो उसको अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। अपने रैंक्स एंड फाइल्स में है ना एजेंडा उनके पास, महंगाई का एजेंडा उनके पास कर लेना। आप लोगों को समझाते रहेंगे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, लोगों को क्या पता कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस क्या है? आप उनको तेल की कीमतें बता रहे हैं कि दुनिया में $85 की होगी। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी को आप कैसे बताएंगे, सेनेटर साहब, एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि आपकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है महंगाई के लिए? आज आपके मिनिस्टर सारा दिन लोगों को बताते रहे कि सप्लाई चेन जो इंटरनेशनल नेटवर्क की डिस्टर्ब हो गई, लेकिन लोगों को क्या पता है इसका? डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ महंगाई के हवाले से आपको बता दूं। मैं कल एक टॉक शो कर रहा था, तो उसमें जो ऑनरेबल मेरे कुलीग थे उस साइड, उन्होंने कहा जी जब इमरान खान साहब अपनी CV बना रहे थे तो वो शायद उसमें लिखना भूल गए कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ दुनिया में तो उससे कैसे हैंडल करेंगे। वो तो शायद फिर बाइडन भी नहीं कर पाया। आज के दिन में इस वक्त ये हालात है कि अमेरिका में बाइडन ने अपनी फोर्सेज को कहा है कि जो पोर्ट्स के ऊपर हमारे इस वक्त दुनिया के 70% जो उनके कंटेनर्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, वो अनलोड नहीं हो पा रहे, और दुनिया में एक और सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस आ गई है। इस दफा कोविड के बावजूद चीजों में इतना एक भौचाल सा आ गया, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपको पता है कि इस वक्त लेबनान में टोटल लॉकडाउन है कि वहां बिजली खत्म हो चुकी है, पावर शट डाउन हो चुका है। हमारे साथ अगर इस वक्त दुनिया में $85 के ऊपर हमारा जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, या उसकी वजह से नेगेटिव जो ट्रेड डेफिसिट है इस तेल की इंपोर्ट की बढ़ने की वजह से, आप सिर्फ 3 माही के फिगर उठा के देख लें, तेल की इंपोर्ट में डबल से ज्यादा इजाफा हो गया है। हमने $2.3 अरब का तेल इंपोर्ट किया था जुलाई से सितंबर के दरमियान। इस जुलाई और सितंबर में 2021 में $4.59 अरब का तेल इंपोर्ट कर चुके हैं, और वो वॉल्यूम्स की वजह से नहीं है, वो प्राइस की वैल्यूएशन की वजह से। इस किस्म की फोरकास्टिंग तो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। जो हम कर सकते हैं वो है कि पाकिस्तानी अवाम को बावर कराया जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले पे बिल्कुल इदराक रखते हैं कि अवाम तकलीफ में है। येट वन नीड्स टू रियलाइज दैट कि सिस्टम में कहीं ना कहीं ये लॉस बुक होना है। अब 2 तरीके थे, एक तो इसको इस तरह करते सिस्टम में कहीं पार्क कर देते हैं, जिस तरह कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये सर्कुलर डेट कहीं पार्क हो रहा है और उसको देखेंगे 22 में देख लेंगे, 23 में देख लेंगे, या ये है कि अवाम को बताया जाए कि एक इंटरनेशनली आलमी लेवल पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी साइकिल आ चुका है जिससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है। आज हम उसको किसी तरह अवाम के सामने रख देते हैं कि फेयर इनफ आज अक्टूबर में कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है, और मैंने 2-4 लोगों से बात की है, क्योंकि इस वक्त लोगों की एक माइंडसेट चल रहा है कि जिस वक्त जो है ना आप तेल में इंपोर्ट, वो अपना जो लोगों ने उसमें सट्टा लगाना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से तेल का रेट बढ़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा जी नवंबर एंड दिसंबर में तेल की कीमतें नीचे $65-70 पे आ जाएंगी। सो द गुड सेनेटर साहब रुके, मेरे साथ मुझे सलीम बुखारी साहब की तरफ जाने दीजिए। ठीक है सर। सेनेटर साहब मुझे जरा बुखारी साहब को इसमें जाने दीजिए। बुखारी साहब, सेनेटर साहब का और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या लगता है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो सप्लाई चेन दुनिया की डिस्टर्ब हुई हुई है पूरी की पूरी, वो आवाम को समझाना चाहती है, हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर की टीम समझाना चाहती है कि मसाइल हमारे पैदा किए हुए नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन मुसलसल महंगाई के ऊपर अब एक हिमागीर नेशनल कैंपेन चलाने की बात कर रही है, और एक और धड़ा पता नहीं खुदा जाने क्यों जाम कमाल की हुकूमत को बलूचिस्तान में गिराने में लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत सीरियस क्राइसिस में है या इसमें से निकल जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका मुईद पीरज़ादा साहब। ऑन साहब ने जो मंजरनामा हमारे सामने पेश किया है वो मुझे समझ में नहीं आती हाउ टू रिएक्ट टू इट। पहली बात तो ये है कि किसी भी ऐसी चीज का इलाज मुमकिन हो सकता है जिसको तस्लीम कर ली जाए कि ये है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्तों से एक कोशिश की जा रही है कि ये तासुर दिया जाए कि महंगाई तो है ही नहीं,
महंगाई तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ते हैं। तेल हमारे यहाँ सस्ता है, आटा हमारे यहाँ सस्ता है, चीनी हमारे यहाँ सस्ती है। ये बातें मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है जो हमारे मिनिस्टर और तर्जुमान कहते रहे हैं वो इसी तरह का तासुर है। देखिए, अगर चीजें मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट तो बिल्कुल आएगा। लेकिन मोहित साहब, आप भी बहुत नजर रखते हैं चीजों के ऊपर, क्या आपको ये मालूम नहीं कि जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही थी, हमारे यहाँ तब भी बढ़ रही थी। अगर आप कहें तो मैं आपको वो इराज निकाल देता हूं, वो आपको कीमतें निकाल देता हूं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको सिर्फ प्रोपेगेंडा के साथ ना मीट किया जा सकता है, ना ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। अगर लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है तो वो कोई लॉजिक मानने के लिए तैयार नहीं है। ना ये कि इंटरनेशनल मार्केट वो काम आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना होगा? मैं अर्ज करूं आपसे, देखिए, किसी भी हुकूमत की कामयाबी या नाकामी को आप जज करेंगे कि एक आम आदमी जो है, जो वोटर है उसका, वो उसके बारे में क्या कह रहा है। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाकर लोग पूछें तो लोग महंगाई के हाथों यकीनी तौर पे तंग हैं और वो समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियां, हुकूमत के फैसले इसके जिम्मेदार हैं। अब ये ठीक है या गलत है वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आपने अगर किसी महंगाई के क्राइटेरियन पर तय करना है तो वही है कि आप जाके लोगों से पूछें। फिगर फजिंग जो है वो तो बकौल हमारे पीटीआई के दोस्तों के, वो तो अपने इसहाक डार साहब ने भी बहुत की थी, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त भी लोग महंगाई के हाथों तंग थे। अब आप ये देखिए कि जो ग्रास रूट लेवल पर लोग, जिनको उम्मीद थी इमरान खान साहब से, और सही उम्मीद थी कि ये आएंगे, ये हमारे मसाइल हल करेंगे, वो अब ये किसी सूरत सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये जवाब है इसलिए आपकी जिंदगी जो है वो अजाब होती जा रही है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने जिस तरफ इशारा किया वो बहुत अहम है। मैं समझता हूं कि सियासतदानों को और सफारतकारों को जो ये नई फुर्तियां लगी हैं, इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। वो अब आप ढूंढें, मेरे साथी जो हैं वो भी मिलकर कोशिश करते हैं ढूंढने की, लेकिन ये सब कुछ, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ, ये फुर्तियों पे सईद काजी साहब पर रेस्पेक्ट ले लूं। जी ठीक, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप, सईद काजी साहब, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होता है ना कि चीजें हो रही होती हैं जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक नेचुरल इर्तका, एक एवोल्यूशन, एक इर्तका होता है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। पाकिस्तान में तो ऐसा लग रहा है कि 72 घंटों के अंदर अंदर ही सब लोग फैसले कर रहे हैं, मूवमेंट भी चलनी है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरानी है, अमरीकी सफारतकारों को भी होश आ गया है, सबको राइट लेफ्ट मिलते चले आ रहे। क्या आपको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? देखिए, मूवमेंट के मैं एक ही फिक्रा कहूंगा, आजकल में कहीं कुछ दस्तखत हो गए तो मुमकिन है मूवमेंट ना चले, तो वो तो बेचारे बड़ा एक मिजरेबल सी सिचुएशन है। मगर मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें महंगाई के हवाले से बताना चाहता हूं। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हम सारे का सारा मलबा डाल दें कोरोना पर। यकीनन ये बिल्कुल मेरे ऑन भाई ठीक कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं जनाब, सप्लाई चेन्स टूटी हुई हैं, सब बड़ी बर्बादी हुई है और तेल की कीमतें भी ऊपर गई हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट आज देता हूं। आज ही की खबर है और डॉक्टर फारूक सलीम ने यह खबर दी है कि जो आपका इनलैंड फ्रेट है उसमें 40 अरब रुपए की चोरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये छपा हुआ है, मैं पेश कर देता हूं। आज ही छपा हुआ है कि ऑयल रिफाइनरीज को जो आप पैसे दे रहे हैं, अगर उनको आप 1 रुपया दे रहे हैं तो 8 आने बनता है उनका। ये तो रुक सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, कोरोना ने हिट किया आपको, लेकिन अब कोरोना के पीछे और खान साहब के पीछे इस इशराफिया और कार्टल्स, जो मेरे बुखारी साहब ने कहा कि उसको खत्म करने आए थे, उनके जराइम को ना छुपाया जाए। इनके जराइम, मैं खान साहब को अप्रिशिएट करता हूं। खुदाबख्श, अबू बकर खुदाबख्श की जो रिपोर्टें आई, IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 10 साल में $45 बिलियन का टीका, वर्ल्ड बैंक को कह रहा हूं, वो उसके वेबसाइट पे जाएं, $45 बिलियन IPPs ने खाए हैं। भाई इसका कौन हिसाब देगा? मैं मानता हूं 1988 और 94 से वारदात भुट्टो साहब, क्या नाम है, बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हुई और ये कर्जा भी 88 में इन्होंने लेना शुरू किया। तो तकलीफ ये है कि डिपार्चर 2018 में भी नहीं हुआ इससे, और ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और आज कोविड के बाद तो दुनिया बोल बोल के कह रही है, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि भाई आप हेल्थ को और ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, इसको आप जो मार्केट की ब्रूट फोर्सेस के हाथ में नहीं दे सकते। ये मैं नहीं कह रहा, मैं एंटोनियो गुटेरेस को कोट कर रहा हूं। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, जगह जगह पे बात। और यूरोप में इस वक्त ये हाल है कि बर्तानिया की सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को कहा है कि आप बाहर ना निकला करें, बड़ी थ्रेट्स आ रही हैं।
तो ये सारा निजाम जो है, क्यों नहीं हम खान साहब कहते थे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो सोचें आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये तो सारा जो 88 का गंद था जो शुरू किया इन्होंने, ये जो इन्होंने मुआहदे किए बिजली के, इनको सामने लेके आए। मेरे पास है, मैं एक आपको खबर देता हूँ, 2012 के जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसके आपको सुर्खी देता हूँ। व्हाट इज कैपेसिटी पेमेंट, व्हाट इज कैपेसिटी, ये ठीक हो सकती थी चीजें जो नहीं हुई। लिहाजा एक तरफ कोविड है और एक तरफ हमारी माजी की और आज की इशराफिया के और कार्टल्स के जराइम है। सेनेटर साहब, हमें सेनेटर साहब रुके, सेनेटर साहब हमें नजर आ रहा है कि कुछ अमेरिकी सफारतकार भी बड़े ओवर एक्टिव हैं। हमें यह भी नजर आ रहा है कि IMF में पाकिस्तान की गर्दन जो है वो अमेरिका ने ही दर हकीकत पकड़ी है, FATF में भी पकड़ी है, आपकी हुकूमत से नाखुश है, ऑपोजिशन और तरह तरह की शख्सियात जो हैं अहम, उनसे अमेरिकी सफारतकार अचानक ही बहुत तेजी से मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। बलोचिस्तान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन आपने सुना कि सईद काजी साहब का कहना है कि जो चीज़ें आपकी ठीक करने वाली थी कि ऑयल कंपनीज को कितने पैसे देने हैं, फ्रेट का क्या करना है, पोर्ट्स कैसे हैंडल करने हैं, गवर्नेंस कैसे इंप्रूव करनी, वहां आपने भी कुछ काम किया व नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो काउंसलर्स का, पहली बात तो वो कोई इतना सीनियर लेवल की सिफारतकार नहीं है जो आपसे मुलाकात हो रही है। शी इज़ बेसिकली 3rd लेवल पॉलिटिकल उसके लेवल के ऊपर है और ये नॉर्मली मिलते रहते हैं। पिछले 3 साल में इनकी कई मुलाकातें, लेकिन क्योंकि इस वक्त शायद वक्त की नौयत ऐसे है कि उनकी मुलाकात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। चले, लेकिन इसके पहले भी मुलाकात होती रही, लेकिन ये पहली दफा ऐसा है कि उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, वरना अमेरिकन का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की तरफ आ जाता हूं, जो कि काजी साहब ने बड़ा ऑनरेबल उसको उठाया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस वक्त जो एक्समेल रिफाइनरी प्राइस है जी, वो 112 रुपए 97 पैसे है पड़ी सी, जो इस वक्त चल रही है। और रिफाइनरी में ऑब्वियसली लैंडेड कॉस्ट होती है और उसमें रिफाइनरी की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इन बिल्ट फार्मूला आज से नहीं, वो पिछले 22-23 साल से मुशर्रफ दौर में आखिर में फाइनल किया गया था, वो वैसे स्ट्रक्चर आ गया जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। उसमें 3 मेजर चार्जेस होते हैं। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसका चार्जेस ₹2.97 पर लीटर है, एक डीलर्स का मार्जिन है जो कि ₹3 के करीब है, और एक IFEM होता है, इसको कहते हैं इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मैकेनिज्म, जो कि डॉक्टर फारूक सलीम ने कल भी उठाया था एक प्रोग्राम में। कल रात उन्होंने 80 अरब का कहा था, अभी ये काजी साहब कह रहे हैं 40 अरब का। ये इस वक्त ₹3.90 पर लीटर के हिसाब से। और इसका मकसद क्या होता है, क्योंकि रिफाइनरीज नॉर्मली ज्यादा कराची साइड पे साउथ में है पड़ी, और वहां पे क्योंकि पोर्ट से पर तेल वहीं पे आ जाता है, तो अगर कराची के अवाम को तेल सस्ता मिलेगा तो इसलिए ये प्राइस ऐड की जाती है कि जो तेल इस वक्त कराची का अवाम को जिस रेट में, उसी रेट पे गिलगित में मिले, तो वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ऐड की जाती है जो कि नॉर्मल ट्रांसपोर्टर्स ले लेते हैं। और ये फार्मूला बड़ा प्री रिफाइंड किस्म का फार्मूला है, वो हम नहीं लेके जा रहे। हमारे पास टोटल ₹5.62 PDL में से ले गए, लेवी में ले रहे हैं, और ₹6.80 8.80 के करीब हम टोटल सेल्स टैक्स, ₹13 का टोटल टैक्स है जो कि 10% बनता है। और किसी जमाने में 22% तक टैक्स, बल्कि 28% तक टैक्स हम भी लेते रहे। लेकिन जब से ये प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई, हमने अपना पोर्शन बिल्कुल रिवाइज करके उसको लोएस्ट बॉटम पे कर दिया है। और इनफैक्ट जस्ट टू लेट यू नो कि सर IMF का मेन प्रेशर भी यही है कि आपने PDL को इतना नीचे कर दिया, आप 610 अरब का जो अपना लेवाई का जो बजटेड आपका एस्टिमेट है वो तो पूरा ही नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी मैं इस वक्त इजाफी बोझ कम अज कम टैक्स की मद में आवाम की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकता सर। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा है प्रोड्यूसर ने। मैं चाह रहा था कि सईद काजी साहब का जरा क्विक रिस्पांस ले लेता हूं, और फिर मैं बुखारी साहब की तरफ भी मैं जाना चाह रहा हूं, बिकॉज बुखारी साहब ने एक सफारतकारों की मुलाकातों को वो भी अहम समझते हैं मेरी तरह। आप उसको अहम नहीं समझ रहे सेनेटर साहब, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं सईद काजी साहब को भी और फिर बुखारी साहब दोनों की तरफ जाना चाहूंगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरी इस प्रोग्राम में कोशिश होती है कि हर सवाल जो उठे उसका जवाब वहीं पे लिया जा सके, हर नुक्ता जो है उसे एड्रेस किया जा सके। सईद काजी साहब ने जो कुछ नुक्ते उठाए ऑयल रिफाइनरी की प्राइसेस के हवाले से, आवाम की मुश्किलात के हवाले से, उसका जवाब दिया सेनेटर ओन अब्बास जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। मैं क्विकली सईद काजी साहब का इस पर रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। सईद काजी साहब, सेनेटर साहब ने पॉइंट पे पॉइंट जवाब दिया, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। एक तो मैंने 40 बिलियन नहीं कहा, 40 बिलियन डॉक्टर, ये जो इनलैंड फ्रेट था 80 बिलियन है, लेकिन 40 बिलियन उनके मुताबिक नाजायज है, एक बात। दूसरी बात जो है ये है कि अभी उन्होंने IPPs के हवाले से जवाब नहीं दिया, मगर मैं रिफर करता हूं उस कमेटी को जो पहले चीनी पे बनी, फिर इस पे बनी, आपकी IPPs पे बनी, उनकी रिपोर्ट्स देखें, और उसकी फाइंडिंग ये थी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बंद कर दें। ये जितना डकैती का निजाम माजी से चला आ रहा था, एटलीस्ट ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसको आपने नंगा किया, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सके। ये जरूर हुआ, क्योंकि ये वारदात, क्योंकि जब आप हिलते जुलते हैं तो पता चलता है कि जनाब वो तो जहांगीर तरीन साहब के साथ 25 MNA हैं, क्योंकि ये जुर्म का कारोबार एक अरसे से यहां जारी था।
तो जिस तरह अभी इन्होंने भी कहा बुखारी साहब ने, वी एक्सपेक्टेड यू कि आप इनको स्मैश करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके अलावा और भी मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं जो कम से कम राणा भगवान दास की भी एक रिपोर्ट पड़ी हुई है आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से। और अगर परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ हुआ था तो हम चाहते थे कि आपका तो जमहूरी दौर है उसमें सामने करें, और आप कुछ भी ना करें, एक काम कर दें और तारीख आपको याद रखेगी, ये IPPs के मुआहदे बाहर निकाल के रख दें जो 1994 के जो हुए, जो शहबाज शरीफ ने किए, जो असेंबली जो कोर्ट में जाके कहता रहा कि जनाब ये तो कौमी राज हैं, ये कौमी राज तो खोल के हमें बताएं, हमें बिजली की कीमतों की वजह फौरन समझ आ जाएगी। जी ठीक है, आपका मौकफ आ गया, आपका मौका बड़ा अच्छा आ गया। बुखारी साहब, सेनेटर ऑन अब्बास जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो समझते हैं कि अमेरिकन चार्ज दी अफेयर एक जूनियर सफारतकार है और ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन मुझे आपसे इत्तफाक है कि कुछ विजिबिलिटी इनकी अचानक बहुत बढ़ गई है और अमेरिकी सफारतकार दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को, बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान से कोई बहुत ज़्यादा अमेरिकी इंतज़ामिया खुश नहीं है। और तो फिर इस मौजूदा सूरत हाल में यूरोपीडियम की मूवमेंट चलने लगी है 20 तारीख को, ये कितनी कामयाब होते नजर आती है आप? देखिए गुजारिश ये है, ऑन साहब जो हैं वो बड़ा होमवर्क करके आए हैं, जाहिर है उन्होंने कोशिश की है हर चीज़ का जवाब देने की, लेकिन ये जवाब मेरे लिए, आपके लिए, शायद काजी साहब के लिए तो एक्सेप्टेबल हो और हम मान लेते हैं इनकी बात को, लेकिन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो अवाम है, जो अवामुन्नास इस महंगाई से तंग है, उनके लिए दिस ऑल इज रोमन, जो सेंटर साहब ने कहा है, उनको तो ये देखना है कि उनकी जिंदगी पहले से आसान है या पहले से मुश्किल है। 2-3 चीजें मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि जब ये सफारतकार इस तरह के मूवमेंट करते हैं, यानी असेसमेंट रिपोर्ट्स जाती हैं इनके कैपिटल्स को, ऑन साहब अच्छी तरह से ये जानते हैं, और उसमें ये पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड जो होते हैं और जो शार्डी अफेयर होते हैं वो जो हैं वही इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं। चूंकि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो है मामूल के नहीं है, उन्होंने 18 माह से यहां एम्बेसडर नहीं लगाया है, और एब्सोल्युटली नॉट के नारे के बाद से अमेरिकनों से कोई खैर की तवक्को इमरान खान साहब को रखनी भी नहीं चाहिए। तो 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, एक तो ये है कि अवाम जो है वो उन्होंने बहुत रिलीजियसली बिलीव किया था इमरान खान साहब के नारों को, जब वो ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमत अगर ₹1 बढ़े तो समझो हुक्मरान चोर है। आपका क्या डॉलर की कीमत बुखारी साहब एब्सोल्युटली नॉट का है, बुखारी साहब आपका क्या इस पे इस्तदलाल है कि इमरान खान के पास ये ऑप्शन थी कि अमेरिकियों को बेसिस दे दें? देखिए, गुजारिश ये है, बात सिर्फ बेसिस की नहीं है, बात अफगानिस्तान के मसले के हवाले से ही है और उसकी हैंडलिंग के हवाले से है। अमेरिकन वहां से चले गए हैं, हजीमत उठाई है उन्होंने, शर्मिंदगी है उनको पूरी दुनिया में कि बात जो शुरू हुई थी कभी वियतनाम से और फिर उसके बाद इराक और उसके बाद अफगानिस्तान, वो शिकस्त खा के यहां से गए हैं, भागे हैं यहां से, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लेकिन पाकिस्तान बीइंग एनालाइज, शायद उनकी तवक्कात इससे बहुत मुख्तलिफ थी। उनका ख्याल ये था कि अफगानिस्तान में जो भी सेटअप होने जा रहा है उसमें अमेरिकन से रहनी चाहिए, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वैसे तो वही है जो अमेरिकन चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे ताल्लुकात की नौयत तालिबान से मुख्तलिफ है, इसलिए वो अमेरिकनों को सूट नहीं करता है। और ऑब्वियसली उसके पीछे और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं, खासतौर से इंडिया किसी भी सूरत से अफगानिस्तान की सूरत में गन डालना चाहता है। आप स्पिल ओवर इफेक्ट देखें मोहित साहब कि जब से वहां अफगानिस्तान की हुकूमत आई है 11 टेररिस्ट के वाकयात हो चुके हैं, जिनमें से 9 कोयटा में हुए हैं, एक अपने KPK में हुआ, दूसरा वाना में हुआ है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट तो हम भुगत रहे हैं ऑलरेडी। हमें वो जो मोहब्बत हमारे दिलों में उतर आई है तालिबान की, उसका कोई खास फायदा अभी तक हुआ नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन जो है वो यहां न सिर्फ ये कि असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाएंगे, बल्कि वो डिच करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि अमेरिकनों से अब खान साहब को तवक्को कोई अच्छी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने उनके सामने बज करने से इनकार किया है, जो एज ए पाकिस्तानी आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। होना चाहिए ये, अमेरिका इज नो बडी टू डिक्टेट अस देयर टर्म्स, लेकिन हमारे पास नील बैक भी होना चाहिए। नील बैक के लिए हमारे पास चाइना था, उसको हम नाराज करके बैठे हुए हैं। जितने मर्जी हम दावे कर, लेकिन सूरत हाल जो CPEC के हवाले से है, मोहित साहब आपसे ज्यादा किसको पता है, हम तो आपकी बातें सुनते रहते हैं उसके ऊपर और वो समझते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे मसाइल जो जिनकी भिनक भी कभी अवामी सतह पर नहीं पड़ती थी, उनको अगर मसाइल बनने दिया जा रहा है तो ये भी किसी न किसी की गलती है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में सफारतकारों का रिएक्टिवेट होना और पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में होती हैं उनका उस मौके से फायदा उठाना एक फितरी अमल है। तो मेरा ख्याल है ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, इसका हमें तासुर देने की इस पे आप रद्द अमल ले लें।
जी, ऑल इज नॉट वेल। सेनेटर साहब मुफस्सल उन्होंने एक्सप्लेन किया, बुखारी साहब ने, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों मेरे सीनियर्स हैं एंड नो डिस्पेक्ट टू एनीवन जी। आई थिंक वो जो एक फ्रेम सेट था ना, फ्रेम ऑफ माइंड था कि 2001 से लेके और 2018 तक प्रिवेल करता रहा, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। आपको याद है विकी लीक्स में जब अमेरिकन एम्बेसडर ने उस वक्त लीक्स भेजी थी वहाँ पे अपने स्टेट डिपार्टमेंट को, तो उसने लिखा था कि मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उसमें वो फरमा रहे थे कि आपने जनरल क्यानी को यहाँ पे पाकिस्तान में आर्मी चीफ लगा के बहुत बड़ा अच्छा इकदाम किया, इसका एक बहुत अच्छा ग्रेट मैसेज आएगा अमंग द मासेस और ये बड़ा जबरदस्त किस्म काम हो गया। तो उसके एंड पे वो एम्बेसडर लिखती है, मैं हैरान हूँ इनके माइंडसेट के ऊपर कि हमें कितना बड़ा समझते हैं, और उस पर फिर एंड में लिखते हैं कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि रायवेंड में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है, आप काइंडली किसी को अपने एम्बेसी से भेजेंगे वो आके हमारी सिक्योरिटी देख ले। आई थिंक वो जो माइंडसेट था ना, वो पाकिस्तान में अब फर्दर फ्लरिश नहीं करेगा। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम अकवाम की, तमाम कौमों की जो हमसे ज्यादा तरक्की कर गई हैं, बट ड्यू रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यूज को भी साथ रखते हैं कि कोई कम से कम अपनी माइंडसेट के हिसाब से अब डिक्टेट करके पाकिस्तान में जमहूरियत में चेंजेस नहीं ला सकता। ये जो माइंडसेट है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी तब्दील हो चुका है, ना तो लोग इसको अब पसंद करते हैं और ना ये काइंडली फर्दर फ्लरिश हो पा रहा है। सो उससे तो बाहर निकल सके। चाइना की नाराजगी के हवाले से ये बार बार पिछले के 6 माह में मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, कई दोस्तों ने कहा जी चाइना नाराज है। अब उसमें समझ नहीं पाया कि चाइना की नाराजगी का इशू क्या बना। एक वो जो हमारा जो इशू बना था, जो डैम के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो इशू विद इन अ वीक रिजॉल्व हो गया था, ज्वाइंट मीटिंग भी हो गई, चीजें आगे चल पड़ी हैं। और ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हर ममालिक में आते हैं, उनकी एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो समझते हैं कि इशूज पाकिस्तान शायद उसमें सिक्योरिटी के इशूज थे, लेकिन आगे फिर अफगानिस्तान का इशू भी आ गया और दुनिया भी समझ रही है। डॉक्टर साहब, हमारी इंपॉर्टेंस अब दुनिया समझ रही है। आप देखें पिछले 3 जुमे में 3 अटैक्स हुए, कंधार, कंदूज और काबुल में 3 अटैक्स हुए, 60 लोग हैं। आईएसएस खुरासान की जो एक्टिविटीज हैं जो कि तालिबान कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो प्राइम मिनिस्टर ने पहले बता दिया था कि अगर आपने एंगेज ना किया, इस वक्त आप ना गए, तो हालात ये होंगे कि वहां सेफ हैमस बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सो हमारा जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नैरेटिव वो दुनिया परचेज कर रही है, एंड सूनर और लेटर, मैं ये बार बार कहता हूं, अल्लाह से डर के कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव ग्लोबल नैरेटिव बन जाएगा कि आपको एट द एंड तालिबान को एंगेज करना पड़ेगा, और उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या चाहता है या चाइना क्या चाहता है। व्हाट मैटर्स इज कि रीजनल जो इश्यूज हैं वो पाकिस्तान और बाकी तमाम मामला इसको हैंडल करना है, और हम ये नजर आ रहा है कि ये मामला ऐसा इशू सेटल होगा। सो उसमें अमेरिकन एक चार्ज अफेयर्स की मुलाकातों का आई डोंट थिंक सो उतना सीरियस लेना, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। गिलानी साहब से पहले भी बहुत मिलते रहे, सबसे मिल चुके हैं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग सर। अच्छा, मैं सईद काजी साहब की तरफ भी क्विकली, बुखारी साहब अगर आप इस पे क्विक एक लुकमा देना चाहते हैं तो क्विक दें, फिर मैं काजी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। क्विकली, क्विक रिस्पॉन्स विद इन 30 सेकेंड। देखिए, मेरा मुख्तसर सी गुजारिश यह है कि जो ऑन साहब कह रहे हैं, मैं उनसे बहुत सारी चीजों में इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अगर वो मुझे ये तासुर देंगे कि हेल्प विद द अमेरिकन, हु आर दे, वी डोंट वांट टू नो इट, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर नजरसानी की बहुत जरूरत है। मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने यही कहा है ना, हु द हेल दे आर, ये रवैया नहीं है ठीक। मैं आपको हमें इज्जत है उन अकवाम की, अमेरिकन लेकिन हमें अपनी वैल्यूज का भी ध्यान करना सर। मेरी गुजारिश सुने ना, हमारे यहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट वेल इंट्रेंच्ड है, हम उसे यकजुम्बश कलम उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, क्योंकि एक तासुर उभर रहा है, ये सईद काजी साहब पीटीआई की लीडरशिप समझती है कि अमेरिका को हम औकात में करके छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये पब्लिक पॉस्चरिंग ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा, सही काजी साहब, पीटीआई को इमरान खान को शायद बहुत परवाह नहीं लगती अमेरिका की, कोई खौफ नहीं है। सही काजी साहब, योर रिएक्शन टू इट, ये तो ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई अमेरिका नाराज हो या खुश हो, हमें ज्यादा। जी देखें, अमेरिका की मुलाकातों पे अगर अपोजिशन बगलें बजा रही है तो वो बेसिकली ना कहे हुए हमें ये कह रही है टू हेल्प विद द मैसेज एंड टू हेल्प विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि इक़्तिदार में आने के लिए वो जो सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं उधर देख रही है, तो फिर हमें जमहूरियत का सबक ना दिया करे, हमें बयानियां ना बताया करे, हमें यह बताए कि चिट कहां से लेनी है, तो सलमान से लेनी है या चिट जो है वो अमेरिका से लेनी है, लेके आ जाए सारा हमको, पर पहले भी आप लेके आते रहे हैं। तो एक तो ये है कि यानी फौरी तौर पर एक तरफ पता चला कि जी एक पेज पे जगह थोड़ी सी खाली हुई है तो दौड़ लग गई कि यार हम कैसे इस पेज पे पहुंचे। तो इससे एक तो इनकी शैलोनेस का पता लग चलता है, इनके नजरियात की जो एक नजरियाती दिवालियापन का पता चलता है।
क्योंकि वजह यह है इमरान खान और पीटीआई से भी हमारी यही है कि ये जो मैसेज के साथ आपने रिश्ता खत्म कर दिया है। यहां पे हुए हैं इनकलाबात अमेरिका के खिलाफ, बोलीविया में वापस आया है वो मोरालेस, और जो अमेरिका के कहने पे कू हुआ था वो खातून अभी अंदर है इस वक्त वहां पे मौसूफा। अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जो है मैक्सिको में लोपेज ओब्रेडोर बैठा हुआ है, वहां पे इवन बहुत बुरे हालात कर दिए उन्होंने उसके वेनेजुएला के, मगर वहां पे निकोलस मदुरो भी बैठा हुआ है, लड़ रहे हैं लोग, अपनी कौमों के लिए लड़ते हैं। ये आप चले जाते हैं गोरी चमड़ी देख के, इनको समझ नहीं आता कि किसके पांव में पड़ जाएं, तो हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए। और ये जो अभी विकीलीक्स की बात कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान भी गए थे कि हजूर ये हमारा जो बयानिया है ये तो वैसे पब्लिकली है, ये हम आपकी खिदमत करने को, यानी और भी बड़े लोगों के मेरे पास इससे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें जो तकलीफ है कि यहां इमरान खान से हमारा दुख ये है कि आज जो फिगर्स दिए हैं कि यहां हमारे पास 100 साल की गैस मौजूद है, 100 साल की शेल गैस मौजूद है, हमारे पास हर चीज मौजूद है, और हम टके के लिए 200-300 मिलियन के लिए जो है IMF के आगे जूते रगड़ते हैं, तो हमारी जान कौन छुड़वाएगा? अपना स्टेट बैंक वापस लें, अपनी मैशियत वापस लें, ये इसमें कौन सी बुरी बात है? ब्रेक ले लीजिए, नहीं है जो सही कहा मुझे ब्रेक सही कहा से आपने एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का पैराहा यहाँ पे एक बड़ा सिचुएशन डेवलप कर दी है कि अगर एक पेज में चंद सेंटीमीटर की जगह पैदा हुई थी तो ऑपोजिशन से लेकर अमेरिका तक सभी उस पेज के चंद सेंटीमीटर में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है, इसको जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू को फिर लेके चलते हैं सलीम बुखारी साहब की तरफ। सलीम बुखारी साहब, सईद काजी साहब को और सेनेटर साहब दोनों को लगता है कि अमेरिका के सफारतकारों की जो बहुत फुर्ती है वो शायद ऑपोजिशन के किसी काम नहीं आ सकेगी, उल्टा इसका तासुर मनफी जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं ये किसी सूरत भी नहीं चाहूंगा कि हम मोहताज हो जाएं, चाहे वो हमारी अपोजिशन है, चाहे वो हमारी रूलिंग एलीट हो, किसी भी एक मुल्क की खुशनुदी के लिए। लेकिन इंटरनेशनल अरीना में जब आप रहते हैं तो दैट इज वेयर देयर इज ए टेस्ट ऑफ योर डिप्लोमेटिक विजडम। ये हालात के साथ साथ चेंज होती है। सफारतकारी में भी सियासत की तरह से कोई चीज फाइनल नहीं होती है। मेरा जो आर्गूमेंट था, ना मैं अमेरिका का यानी नमकखार हूं, ना मुझे उनसे कोई इतनी ज्यादा हमदर्दी है। द फैक्ट रिमेन्स कि हमारे यहाँ अभी भी अमेरिका के साथ हमारे बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां उसकी खुशनुदी की जरूरत है। आप देख लीजिए, IMF का मसला फंसा पड़ा है। जब तक अमेरिका की तरफ से विंक नहीं होगी, एक के बाद दूसरे नुक्स निकाला जाएगा। इसके बाद FATF है, वहां आपको उनकी मदद चाहिए। आपको वर्ल्ड बैंक और IMF से जब भी फंडिंग की जरूरत होगी, अमेरिका की नोट चाहिए। अगर आपको यूनाइटेड नेशन के फोरम से कुछ करना है, आपको अमेरिका की नोट चाहिए। ये रियलिटीज हैं, ये हवा में नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर, आई एम टॉकिंग विद माई फीट ऑन द ग्राउंड। ये वो रियलिटीज हैं जिसे हमने 70 साल भुगता और इसका नुकसान उठाया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें डिक्टेशन लेनी चाहिए जिस तरह से पहले होता था कि रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू वाशिंगटन। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैंने खुद ये कहा, मैं फिर रिपीट करता हूं कि इमरान खान साहब का ये जो स्टांस है, खासतौर से कश्मीर के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से, मैं उसकी पुरजोर हमायत भी करता हूं। और आई फील वेरी प्राउड कि ही हैज टेकन ए स्टेटमेंट लाइक स्टांस। हैविंग सेड दैट, मैं फिर आपसे बुखारी साहब, बोल्ड वर्ड्स, बुखारी साहब बहुत आपके बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। बुखारी साहब, इस पेचीदगी को आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को बेसिस या मदद अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दे नहीं सकते थे। कश्मीर पे एक असूली मौक़िफ़ से पीछे हट नहीं सकते थे। हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व की हुकूमत है। अमेरिका की ख्वाहिशात इमरान खान पूरी नहीं कर सकते। और आप बिल्कुल सही कहते हैं कि अमेरिका को IMF पे, FATF पे, वर्ल्ड बैंक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, हर जगह पे अमेरिका को कंट्रोल हासिल है। तो फिर आप सजेस्ट क्या करेंगे? क्योंकि आप जो सजेस्ट करेंगे, मैं ऑन साहब के पास जाऊंगा, सेनेटर साहब के पास। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इमरान खान हुकूमत अमेरिका से अपने ताल्लुकात किस तरह से इंप्रूव करे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका की तरफ से भी और खुद पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी ये वजाहत आ चुकी है कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे हैं। उन्होंने फैसिलिटेशन मांगी है। जिस तरह की फैसिलिटेशन उनको बहुत सारे अदवार में हमारे हासिल रही, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर था, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर था, उन्हें हमने पकड़ पकड़ के बंदे दिए हैं। आपको याद होगा जो रमजी यूसुफ के हवाले से जो कुछ हुआ, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, आफिया सिद्दीकी, ये सारे कुछ हमारे यहाँ होता रहा है, जिसको कोई भी सेन पाकिस्तानी इंडोर्स नहीं कर सकता कि हम उसी तरह की खिदमत अमेरिका की करते रहें। ऑल आई वॉज ट्राइंग टू से कि हमें इन इश्यूज को भी डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, देखिए, एंगेज करें।
जो ये नॉन स्पीकिंग टर्म्स वाला एटीट्यूड चल रहा है ना अमेरिका की क़यादत के साथ कि जी बाइडेन ने फोन नहीं किया है या हम इंटरेस्टेड नहीं है कि वो फोन करें, ये चीजें नेशनल लेवल के ऊपर वो एंगेज करना नहीं चाह रहे, अच्छी नहीं समझी जाती है। देखिए ना, हम हिंदुस्तान को तो एंगेज करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें सुबह से शाम तक हमारे नाक में दम किए हुए हैं, हमें वो पड़ोसी है उसके साथ हमने ताल्लुकात बनाने, जबकि वो पाकिस्तान को बर्बाद तबाह करने की कोई मौका जाने नहीं देता। लेकिन अमेरिका जिसके हम 70 साल तक यानी इत्तेहादी रहे हैं, उनके साथ कुट्टी करें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है कुट्टी करने में, लेकिन ऐसा ना हो कि उस कुट्टी करने की कोशिश में हमारा नुकसान हो। दैट्स ऑल माई आर्गूमेंट। ठीक, अच्छा ठीक। सेनेटर साहब बड़ा अच्छा मुफस्सल अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर दिया है बुखारी साहब ने। योर रिस्पॉन्स टू इट। सर पहले तो मैं कह दूं, मैं लाइव प्रोग्राम में फेक न्यूज़ का शिकार हो गया। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि टू हेल विद अमेरिकन्स। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना है जो पाकिस्तान में पिछले 20 साल से बहुत ज़्यादा मुतवातिर चलता रहा, कम से कम 2018 तक, और जिसमें मैंने एग्जाम्पल कोट की कि इससे पहले एक 2 वक्त का प्राइम मिनिस्टर एक एम्बेसडर को कह रहा था कि जी बड़ा ज़बरदस्त किया जनरल कियानी, तो उसने कहा कि मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी हमें कहाँ पर सोचते हैं, किस लेवल पर। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि अमेरिका या कोई भी मुल्क इस तरह की एक्टिविटीज़ में नॉर्मली चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, ये हमारा माइंडसेट रहा है। तो मैंने ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डेवलपमेंट कंट्री, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरा सर ये है कि दुनिया में कोई भी ताल्लुकात वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होते हैं। अब वो दोस्ती के जमाने के 2 किस्म के इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट और दूसरा स्ट्रैटेजिक। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इस वक्त कम से कम लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं अमेरिका के साथ, हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो अपने पीक पे है, और उसकी मेन की इंटरेस्ट इज अफगानिस्तान, जो कि एक बैटल ग्राउंड है, एक जगह है जो कि म्यूचुअल हम दोनों के लिए एक इशू क्रिएट है। वाई? अमेरिका ने वहां $3 खरब की इन्वेस्टमेंट की, 20 साल के बाद वहां से चला गया, और अफगानिस्तान वही खड़ा है जहां 2001 में खड़ा था। हमारा इशू है कि हमने कहा कि अब तालिबान की हुकूमत आ गई जो कि अनस्टेबल है, अगर दुनिया इसको एंगेज नहीं करती तो वहां सेफ हेवंस भी होंगे, अफगानिस्तान तालिबान डिस्टर्ब होंगे, जिससे पूरी रीजन की प्रॉस्पेरिटी डिस्टर्ब होगी, और ये कल को एक ह्यूमन बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। और वो एग्जैक्टली वैसे ही होता जा रहा है कि इस वक्त जो हालात अफगानिस्तान में दुनिया एंगेज उसको देख रही है। सो ये ऐसा म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जहां पे कम से कम अमेरिका और पाकिस्तान हम अलाइन कर जाए, समझते हैं कि अमेरिका हम अलाइन कर जाएंगे जिस जगह पे आके। नहीं, उसको पता है और हमें भी पता है, ये वो जगह जो कॉमन इंटरेस्ट है जहां पे ये दोनों ममालिक हम आपस में हम जहां पे एंगेज करेंगे एक दूसरे को, और एंगेज कर भी रहे हैं, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारे टाइज बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ये टाइज कभी भी सर मेरे कहने से या किसी के फोन करने से नहीं होते। अच्छा। ये इंटरेस्ट वो होता है जो मुमालिक को सूट करता है, हमें सूट करेगा, उनको सूट करेगा, हम म्यूचुअली आपस में वो अलाइन कर जाएंगे। एंड यू सी कि वो डेज दे आर नॉट वेरी फार ऑफ, ये चीजें खुद ब खुद होती नजर आएंगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज बिफोर के थिंग्स गेट स्टार्ट वर्स्टिंग इन अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान भी रियलाइज करेगा और अमेरिका के हमें इकट्ठे बैठ के इस मसले को सुलझाना है। सो रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी अबाउट इट, ये इश्यूज जस्ट नॉर्मल है सर। अच्छा, ये सब नॉर्मल लग रहा है। सईद काज़ी साहब, सेनेटर साहब जो है वो एग्री नहीं करते, लेकिन बुखारी साहब की बात में बड़ा वजन है कि इमरान खान की हुकूमत के बहुत से मसाइल इसीलिए हैं कि वाशिंगटन उनसे खुश नहीं है, वो खुश नहीं कर सकते, वाशिंगटन उनसे राब्ते नहीं करता है। लेकिन वाशिंगटन को दुनिया के मालियाती आर्किटेक्चर जो फाइनेंशियल ढांचा है उस पर कौन कंट्रोल है? उसमें IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, बरतानिया का डिफेड हो, FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उस पर अमेरिका को कंट्रोल हासिल है। और इमरान खान हुकूमत के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं अगर अमेरिका के साथ उनकी एक अच्छी इक्वेशन बन सकती हो। मेरी राय जरा मुख्तलिफ है। बिल्कुल हम आइसोलेशन में नहीं जा सकते, हमारे हैं, मगर जितना नुकसान इस मुल्क को अमेरिका की दोस्ती ने पहुंचाया है, सिर्फ वॉर ऑन टेरर पे $150 से $200 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नुकसान हुआ, 80,000 हमारे शहरी शहीद हुए और 5-6 हजार हमारे फौजी शहीद हुए। हेरोइन आई, यहां पे ड्रग्स आई, असला आया, उसके बाद IMF का एंटाई डेट्रीमेंटल प्रोग्राम आया, जो IMF के प्रोग्राम में गया उसके बेड़े गर्क हो गए। आज हम जो बात कर रहे थे, हम जब खान साहब आए थे तो हमने कहा कि ये जो सारे जो बेच के गए हैं हमें, ये 1988 से डॉक्टर रशीद हुसैन की किताब पढ़ लें। इन्होंने एक डिजाइन और प्लान के जरिए हमें माजूर बना के हमें IMF के कदमों में फेंका, जो वाशिंगटन कंसेंसस था 3 अमेरिका और उसकी ट्रेजरी और वर्ल्ड बैंक के दरमियान। तो इससे निकलना चाहते हैं हम, वहां मौत है हमारे। $2.4 बिलियन के टेलीफोन मंगाते हैं और 300 मिलियन की ट्रेंच के लिए धक्के खा रहे होते हैं।
आप जो यहां पे इंपोर्ट कुत्तों की आप इंपोर्ट $1 बिलियन की आपको मिलती है एक्सपोर्ट की जगह और बगलें बजाते हैं, वो यहां आके यहां से हम रोक ही नहीं सकते। हमारे टैरिफ नीचे कर दिए, शौकत अजीज ने किया। इसके बाद बेनजीर ने IMF में गई, 88 से जाके अब तक ये कितने प्रोग्रामों में गए हैं, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये इसहाक डार मेरी हुकूमत का मुलाजिम था, ये हफीज शेख मेरी हुकूमत का मुलाजिम था, या IMF का मुलाजिम था। वी वांट टू गेट ये स्टेट वायबल ने, खुदा न खास्ता खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, अगर इसको अपने वायबल बनाना है तो हमें अपने मैशी तौर पर कदमों पे खड़ा होना होगा। ये फैट ऑफ क्या ड्रामा है? दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द स्टेट कौन सी है? किसने 1-1.5 घंटे में 3 बम दुनिया पे कौन फेंक दिया? अमेरिका बहादुर। हम दहशतगर्द है, और उससे तो वो अच्छा है नॉर्थ कोरिया वाला जिसको रोज डिमोनाइज करते हो, उसने दुनिया का क्या बिगाड़ा है? बात यह है कि आप इकोनॉमिकली, हमारा खान साहब से क्या है कि इकोनॉमिकली हम अपना इनिशिएटिव वापस लेके आए। चीन ने इनको ऑफर किया, मैं आपको बताता हूं कि $100 बिलियन कोई इशू नहीं है, हमारे साथ बात करें, मगर इस इशराफिया के बच्चे तो सारे उधर अमेरिका में रहते हैं। ये मसला है, इसलिए आज उन्होंने 33 मिलियन का कंपनसेशन मांगी है, जो आज खबर छपी है, जो उनके बंदे मारे गए थे। तो वी नीड लिबर्टी एंड फ्रीडम। पाकिस्तान 1947 में मैंने आजाद तो करा लिया था, मगर उसके बाद की इस इशराफिया ने जो हमें गुलामी दी है, इससे खान साहब आप नहीं निकालेंगे तो फिर आप भी उन्हीं की साफ में खड़े होंगे। ये कहना है, बिल्कुल खत्म हो गया मेरा। ये इसको हमें ये बड़ी सईद काजी साहब का बहुत शुक्रिया, सलीम बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया, सेनेटर ओन अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन आपने देखी, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका की हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को कभी भी शायद उन्होंने कबूल किया ही नहीं ठीक तरह से, और वो खासे नाराज़ नजर आते हैं। और अमेरिकी सफारतकारों की फुर्तियाँ बड़े जानबूझ के विजिबल तरीके से नजर आ रही हैं। अहम शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं, सियासी अपोजिशन लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं, और अचानक पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी हलचल नजर आ रही है जिसका कोई पिछले 72 घंटे में कुदरती इर्तका या एवोल्यूशन नहीं है। क्या होने वाला है उस पर हवाले से आपने बहस हमारी खासी तेज़ोतुन देखी, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।